औकात तेरी चाय की टपरी वाली और सपने महलों के। निकल यहां से भिखारी। रोना बंद कीजिए आर्यन सिंघानिया, अब रोएगी ये दुनिया। ये कार्ड असली है तो मैं इस शहर का राजा। निकालो इसे बाहर। मैनेजर साहब, कुर्सी छोड़ दीजिए। अब ये बैंक मेरा है। आर्यन, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तुम सिर्फ एक याद थी जो अब खत्म हो चुकी है। हिसाब पुराना था, कीमत नहीं है, और फैसला। दोपहर की चिलचिलाती धूप और सड़क से उड़ती धूल के बीच आर्यन की छोटी सी चाय की टपरी आज ग्राहकों से खचाखच भरी थी। चाय के पतीले में उबलती अदरक और इलायची की खुशबू हवा में तैर रही थी, लेकिन आर्यन का ध्यान आज न तो चाय के स्वाद पर था और न ही ग्राहकों के शोर पर। वो मशीनी ढंग से हाथ चला रहा था, कभी कुल्हड़ उठाता तो कभी चीनी डालता। पिछली 5 सालों से उसकी जिंदगी इसी 2 फीट के दायरे में सिमट कर रह गई थी। पसीने से लथपथ उसका कुर्ता और चेहरे पर जमी कालिख उसकी मेहनत की गवाही दे रहे थे। उसने ये टपरी सिर्फ अपना पेट पालने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पत्नी तान्या के आलीशान सपनों को हकीकत में बदलने के लिए खोली थी। तान्या, जिसे वो अपनी दुनिया का केंद्र मानता था। उसे याद था कि कैसे उसने अपनी सारी जमा पूंजी और रातों की नींद कुर्बान कर दी थी ताकि तान्या अपनी कॉर्पोरेट दुनिया में पहचान बना सके। उसे लगता था कि एक दिन जब तान्या सफल हो जाएगी तो उनका जीवन संवर जाएगा। पतीले से उठती भाप में उसे अक्सर अपना भविष्य धुंधला दिखाई देता, लेकिन वो हार नहीं मानता था। उसे विश्वास था कि प्यार की नींव पर खड़ा उनका रिश्ता हर मुश्किल को पार कर लेगा। अचानक सड़क पर सन्नाटा छा गया। दूर से सायरन की आवाज सुनाई देने लगी और देखते ही देखते चमचमाती काली मर्सिडीज और लैंड रोवर गाड़ियों का एक लंबा काफिला आर्यन की टपरी के सामने आकर रुक गया। गाड़ियों के रुकते ही काले सूट में सजे सुरक्षा कर्मी फुर्ती से बाहर निकले और चारों ओर घेला बना लिया। आसपास के लोग जो मिट्टी के कुल्हड़ों में चाय पी रहे थे, हक्के बक्के रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस धूल भरी सड़क की मामूली टपरी पर कौन सा बड़ा आदमी उतरने वाला है। बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खुला और एक बेहद प्रभावशाली महिला बाहर निकली। उसकी ऊंची हील्स जब जमीन पर पड़ी तो एक खनक पैदा हुई। नीले रंग के बिजनेस सूट में सजी वो महिला, जिसका नाम आरोही मेहरा था, सीधे आर्यन की टपरी की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गहरी तलाश थी। आर्यन को लगा शायद कोई रईस ग्राहक रास्ता भटक गया है या उसे प्यास लगी है। वो अपना पसीना पोंछते हुए आगे बढ़ा। मैडम, चाय लेंगी आप? आरोही मेहरा ने चाय की ओर देखा तक नहीं। उसने अपनी नजरें आर्यन के चेहरे पर टिका दी और बड़ी शालीनता से पूछा, मिस्टर आर्यन सिंघानिया? आर्यन पूरी तरह चौंक गया। उसने आज तक अपने नाम के साथ सिंघानिया शब्द नहीं सुना था। उसने हकलाते हुए कहा, जी मैडम, मैं आर्यन तो हूँ, पर मैं कोई सिंघानिया नहीं हूँ। आप शायद किसी गलत पते पर आ गई हैं। मैं तो बस एक साधारण चाय वाला हूँ। आरोही ने एक फाइल निकाली और उसमें से कुछ दस्तावेज आर्यन की ओर बढ़ाए। उसने गंभीर स्वर में कहा, मिस्टर आर्यन, आप गलत फहमी में हैं। मैं सिंघानिया ग्लोबल इंडस्ट्रीज की सीईओ हूँ। आपके पिता राजेंद्र सिंघानिया पिछले कई सालों से आपकी तलाश कर रहे थे। दुर्भाग्यवश उनका देहांत हो गया है और उन्होंने अपनी पूरी वसीयत, अपनी सारी कंपनियां और अरबों की संपत्ति आपके नाम कर दी है। आप सिंघानिया साम्राज्य के इकलौते और असली वारिस हैं। आर्यन को ये सब किसी भद्दे मजाक या किसी फिल्म की शूटिंग जैसा लगा। वो जोर से हंसा और बोला, मैडम, मेरे पिता की मृत्यु तब हुई थी जब मैं छोटा था। इस दुनिया में मेरी बीवी तान्या के अलावा कोई नहीं है। कृपया मेरा समय बर्बाद न करें और मुझे अपना काम करने दें। आरोही ने हार नहीं मानी। उसने आर्यन की जेब की ओर इशारा करते हुए कहा, आपके गले में जो लॉकेट है वो आपके पिता की निशानी है। वो सिर्फ राजेंद्र सिंघानिया के पास था। और ये, उसने अपनी किट से एक ब्लैक डायमंड कार्ड निकाला और आर्यन की हथेली पर रख दिया। ये कार्ड आपकी नई पहचान का छोटा सा हिस्सा है। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बैलेंस है और इसकी कोई सीमा नहीं है। जब भी आपको मेरी जरूरत महसूस हो, मुझे फोन कीजिएगा। आर्यन ने बिना सोचे समझे उस कार्ड को अपनी फटी हुई जेब में डाल दिया और आरोही से जाने को कह दिया। उसे लगा कि ये कोई स्कैम है जो उसे फंसाने के लिए रचा गया है। शाम ढली तो आर्यन का शरीर थकान से टूट रहा था। वो अपनी पोटली उठाकर घर की ओर चल पड़ा।
रास्ते भर वो सोचता रहा कि तान्या को ये बात बताएगा तो वो कितनी हंसेगी। उसे उम्मीद थी कि आज घर पर तान्या ने उसके लिए खाना बनाया होगा और वो उसकी गोद में सिर रखकर अपनी सारी थकान मिटा लेगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला, उसे अंदर का नज़ारा देखकर धक्का लगा। घर का सामान बिखरा हुआ था और लिविंग रूम के सोफे पर तान्या के साथ कबीर मल्होत्रा बैठा था। कबीर, जो शहर का एक उभरता हुआ बिजनेसमैन था और जिसे आर्यन ने कभी तान्या का दोस्त समझा था। तान्या के चेहरे पर वो कोमलता नहीं थी जिसे आर्यन प्यार करता था, बल्कि वहाँ नफरत और हिकारत थी। जैसे ही आर्यन अंदर कदम रखा, तान्या ने मेज पर रखा चाय का कप जमीन पर पटक दिया। आ गए तुम अपनी सड़ी हुई चाय की बदबू लेकर, उसने चिल्लाकर कहा। आर्यन सन्न रह गया। तान्या, क्या हुआ? ये सब क्या है? तान्या अपनी जगह से उठी और आर्यन के करीब आकर बोली, क्या हुआ? ये पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं इस सड़ांध भरी जिंदगी से थक चुकी हूँ आर्यन। तुम जैसे भिखारी और निकम्मे के साथ रहकर मेरा दम घुटता है। क्या लगा था तुम्हें कि तुम्हारी उस चाय की टपरी से मेरे ऊंचे सपने पूरे होंगे? देखो इसे, ये कबीर है। इसके पास पैसा है, रुतबा है और ये मुझे वो जिंदगी दे सकता है जिसकी मैं हकदार हूँ। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तान्या, तुम ये क्या बोल रही हो? क्या तुम भूल गई कि 5 साल पहले जब मैं रायजादा ग्रुप में एक मामूली इंटर्न थी, तब मैंने अपने आइडियाज और अपनी मेहनत से तुम्हारी फाइलों को तैयार किया था। मैंने भूखा रहकर तुम्हारी फीस भरी थी। क्या हमारा 5 साल का प्यार कुछ भी नहीं? तान्या की माँ भी अंदर से निकल आई और आर्यन को अपशब्द कहने लगी। तान्या ने एक फाइल निकाली और आर्यन के सीने पर दे मारी। ये तलाक के कागज हैं, इस पर साइन करो और अभी के अभी मेरे घर से दफा हो जाओ। तुम्हारी औकात मेरी चप्पल के बराबर भी नहीं है। तुम्हारी जो 20 रुपए की दिहाड़ी है ना, उससे तो मेरी ब्रांडेड सैंडल का फीता भी नहीं आता। जब आर्यन ने देखा कि तान्या और कबीर एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसे चिढ़ा रहे हैं, तो उसका दिल टूट कर बिखर गया। कबीर ने आर्यन को धक्का देते हुए कहा, चलो फटीचर, बाहर निकलो। अब ये घर मेरा है और तान्या भी मेरी है। आर्यन को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया गया। उसका छोटा सा बैग और कुछ पुराने कपड़े सीढ़ियों पर फेंक दिए गए। जैसे ही वो सड़क पर आया, आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजली कड़क रही थी और आर्यन के पास सिर छुपाने की कोई जगह नहीं थी। वो उसी सड़क पर घुटनों के बल बैठ गया जहां कुछ देर पहले आरोही मेहरा का काफिला रुका था। बारिश के पानी में उसके आंसू मिल रहे थे। उसके कानों में तान्या के वो जहरीले शब्द गूंज रहे थे, भिखारी, फटीचर, औकात। उसे अपनी मेहनत, अपनी वफादारी और अपने प्यार पर शर्म आने लगी। अचानक ठंड से कांपते हुए उसका हाथ अपनी जेब में गया। वहां उसे वो कठोर प्लास्टिक का टुकड़ा महसूस हुआ, ब्लैक डायमंड कार्ड। उसने उसे बाहर निकाला। बिजली की कौंध में वो चमक उठा। उसने उसे ध्यान से देखा। क्या वो वाकई सिंघानिया था? क्या वाकई उसकी किस्मत उसे एक नया मौका दे रही थी? उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। तान्या ने उसे भिखारी कहकर निकाला था। अब वो देखना चाहता था कि क्या ये कार्ड वाकई उसे वो ताकत दे सकता है जिससे वो दुनिया को अपनी असली कीमत दिखा सके। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन फैसला किया, कल की सुबह आर्यन चाय वाले की नहीं बल्कि आर्यन सिंघानिया की होगी। वो ये जानना चाहता था कि ये हकीकत है या मौत से पहले का कोई खूबसूरत स्वप्न। लेकिन जो भी था, तिरस्कार की इस पराकाष्ठा ने उसके अंदर के दयालु इंसान को मारकर एक जिद्दी वारिस को जन्म दे दिया था। रात भर मूसलाधार बारिश ने शहर की सड़कों को धो दिया था, लेकिन आर्यन के दिल पर जमी नफरत और अपमान की काई को कोई भी तूफान साफ नहीं कर सकता था। वो पूरी रात एक पुराने बस स्टॉप की टूटी हुई बेंच पर बैठा रहा, जहां ठंडी हवाएं उसके गीले कपड़ों के पार जाकर उसकी रूह को छलनी कर रही थीं। उसके पास सोचने के लिए बहुत कुछ था। तान्या का वो निर्दयी चेहरा, कबीर की वो अहंकार भरी हंसी और उसकी सास के वो कड़वे बोल। लेकिन इन सब के बीच उसकी मुट्ठी में वो ब्लैक डायमंड कार्ड दबा हुआ था। सुबह की पहली किरण के साथ ही आर्यन उठा। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि एक ठंडी चमक थी। उसने पास के एक सार्वजनिक नल पर अपना चेहरा धोया और अपनी फटी हुई पोटली से एक साफ मगर पुराना कुर्ता निकालकर पहना। उसने फैसला कर लिया था कि वो अब और नहीं भागेगा। अगर ये कार्ड कोई मजाक था तो वो आज इसे खत्म कर देगा, और अगर ये हकीकत थी तो वो आज से एक नई इबारत लिखेगा। वो पैदल ही शहर के सबसे पॉश इलाके की ओर चल पड़ा, जहां एलीट सेंट्रल बैंक की विशाल इमारत खड़ी थी। ये बैंक साधारण लोगों के लिए नहीं था, यहाँ की हवा में भी दौलत की महक थी। जैसे ही आर्यन बैंक के मुख्य द्वार पर पहुंचा, वहां तैनात 2 ऊंचे पूरे गार्ड्स ने अपनी लाठियां उसके सामने अड़ा दी। एक गार्ड ने उसे सर से पांव तक देखा और घृणा से थूकते हुए कहा, ओए भिखारी, रास्ता भटक गया क्या? ये मंदिर नहीं है जहाँ खैरात मिलेगी, चल पीछे हट।
आर्यन ने अपनी आवाज में एक अजीब सा संयम बनाए रखते हुए कहा, मुझे खैरात नहीं चाहिए, मेरा यहाँ अकाउंट है और मुझे अपना बैलेंस चेक करना है। ये सुनकर दोनों गार्ड जोर जोर से हंसने लगे। दूसरे गार्ड ने उसके फटी हुई चप्पल की ओर इशारा करते हुए कहा, अकाउंट? तेरा अकाउंट कचरे के डिब्बे में होगा, यहाँ एक कदम भी अंदर रखा तो सीधा हवालात भेजेगा मैनेजर। चल अपनी टपरी संभाल जाकर। काफी देर तक बहस होती रही। आसपास से गुजरने वाले रईस लोग आर्यन को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई गंदगी हो। अंत में आर्यन ने बिना कुछ बोले अपनी जेब से वो ब्लैक डायमंड कार्ड निकाला और गार्ड की आंखों के सामने कर दिया। गार्ड, जो वर्षों से अमीरों की सेवा कर रहा था, उस कार्ड की बनावट और उस पर चमकते हुए असली हीरे को देखकर ठिठक गया। उसने ऐसा कार्ड पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी चमक इतनी सम्मोहक थी कि उसने हिचकिचाते हुए आर्यन को अंदर जाने का रास्ता दे दिया। बैंक के भीतर का नजारा किसी महल से कम नहीं था। मखमली कालीन, कीमती झूमर और एयर कंडीशनर की ठंडक ने आर्यन के थके हुए शरीर को सहलाया, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारियों की नजरें अभी भी चुभ रही थी। वो सीधे फ्रंट डेस्क पर गया जहां प्रिया नाम की एक महिला अधिकारी बैठी थी। प्रिया अपनी खूबसूरती और अपने पद के घमंड में चूर थी। जैसे ही उसने आर्यन को अपनी डेस्क के सामने खड़ा देखा, उसने अपनी नाक सिकोड़ ली। जी, यहाँ क्या काम है आपको, और आपको अंदर आने किसने दिया? उसने बिना सिर उठाए पूछा। आर्यन ने शांति से कहा, मैडम, मुझे अपना अकाउंट चेक करना है। प्रिया ने अब अपनी नजरें उठाईं और आर्यन के धूल भरे चेहरे को देखकर तंज कसा। देखो भाई साहब, ये वीआईपी बैंक है, यहाँ खाता खोलने के लिए भी कम से कम 50 लाख का बैलेंस चाहिए होता है। आप जैसे फटीचर लोग शायद गलत जगह आ गए हैं। बाहर फुटपाथ पर जो सरकारी बैंक है वहाँ जाइए। आर्यन ने फिर वही कार्ड टेबल पर रख दिया। प्रिया ने कार्ड को छुआ तक नहीं, बल्कि उसे एक फर्जी खिलौना समझकर हंसने लगी। ये क्या है, किसी फिल्म का प्रॉप उठा लाए हो, और ये प्लास्टिक का हीरा? सच में तुम जैसे लोग लाइमलाइट पाने के लिए कुछ भी करते हैं। सिक्योरिटी! शोर सुनकर बैंक का मैनेजर मिस्टर खन्ना अपने केबिन से बाहर आए। खन्ना एक चतुर और स्वार्थी व्यक्ति थे, जो केवल पैसों की भाषा समझते थे। प्रिया ने मैनेजर को भड़काते हुए कहा, सर देखिए, ये आदमी एक नकली कार्ड दिखाकर हमारा समय बर्बाद कर रहा है और दावा कर रहा है कि ये हमारा क्लाइंट है। खन्ना ने आर्यन को हिकारत से देखा और कहा, नौजवान, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो? ये फ्रॉड का मामला है। अगर मैंने पुलिस बुलाई तो तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगी। अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। आर्यन ने अपनी जगह से हिले बिना कहा, मिस्टर खन्ना, आप मैनेजर हैं, आपका काम कार्ड चेक करना है, मेरी औकात आंकना नहीं। बस एक बार इसे स्वाइप कीजिए। खन्ना ने चिढ़कर प्रिया से कहा, ठीक है, इसका वहम दूर कर दो, इसे स्वाइप करो और जैसे ही डिक्लाइन आए पुलिस को फोन लगा देना। प्रिया ने बड़े नखरे से कार्ड उठाया और अपने कार्ड रीडर में डाला। उसने सिस्टम में पासवर्ड दर्ज किया और बैलेंस इंक्वायरी पर क्लिक किया। जैसे ही स्क्रीन पर डेटा प्रोसेस होने लगा, बैंक में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अगले ही पल प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर जम गई। स्क्रीन पर जो आंकड़ा चमक रहा था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। वहां 1 लाख करोड़ का बैलेंस दिख रहा था और नीचे लिखा था, सिंघानिया ग्लोबल इंडस्ट्रीज, प्राइमरी होल्डर आर्यन सिंघानिया। प्रिया को लगा कि शायद सिस्टम हैक हो गया है। उसने दोबारा रिफ्रेश किया, लेकिन वही नंबर फिर से सामने थे। खन्ना ने अधीर होकर पूछा, क्या हुआ प्रिया, जीरो बैलेंस है ना? भेजो इसे बाहर। प्रिया की आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने कांपते हाथ से मॉनिटर को खन्ना की तरफ घुमाया। जैसे ही खन्ना ने स्क्रीन देखी, उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उनकी सांसें तेज हो गईं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये वही ब्लैक डायमंड कार्ड था जो पूरी दुनिया में केवल 10 लोगों के पास था, और उनमें से एक अब उनके सामने एक फटे हुए कुर्ते में खड़ा था। खन्ना को अपनी गलती का एहसास हुआ। यदि ये खबर बाहर निकलती कि उन्होंने सिंघानिया साम्राज्य के वारिस का अपमान किया है, तो उनके बैंक और उनकी साख एक पल में राख हो जाएगी। खन्ना ने तुरंत अपना रवैया बदला और कुर्सी से खड़े होकर आर्यन के सामने झुक। सर मुझे माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्रिया, तुम क्या देख रही हो? सर के लिए पानी लाओ, जूस लाओ, एसी की कूलिंग बढ़ाओ। आर्यन ने खन्ना का हाथ झटक दिया। मुझे आपका पानी नहीं चाहिए, मुझे बस ये जानना था कि क्या आरोही मेहरा ने जो कहा वो सच था। तभी बैंक के बाहर फिर वही सायरन की आवाजें आने लगी। आरोही मेहरा अपने दल बल के साथ बैंक के अंदर दाखिल हुई। उनकी उपस्थिति मात्र से बैंक का वातावरण भारी हो गया। आरोही ने सीधे आर्यन के पास जाकर सम्मान में अपना सिर झुकाया और फिर खन्ना की ओर मुड़ी। उनकी आवाज में बिजली सी कड़क थी। मिस्टर खन्ना, मैंने सुना कि आपने हमारे चेयरमैन को फटीचर कहा और उन्हें पुलिस की धमकी दी। क्या आपको पता है कि मिस्टर आर्यन सिंघानिया चाहें तो इस बैंक की पूरी इमारत को अभी खरीद कर इसे मलबे में तब्दील कर सकते हैं? खन्ना के घुटने कांपने लगे। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी। मैडम, हमें लगा कि कोई फ्रॉड है, कपड़ों से तो ऐसा ही लग रहा था। आरोही ने कड़े स्वर में कहा, कपड़े इंसान की औकात नहीं बदलते, नजरिया बदलता है।
प्रिया, तुम आज से ही फायर हो, और खन्ना, आपके बैंक के लाइसेंस के बारे में मैं कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करूंगी। प्रिया रोने लगी और आर्यन के पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन आर्यन पीछे हट गया। उसने महसूस किया कि पैसा कैसे रातों रात लोगों के व्यवहार को बदल देता है। आरूही ने आर्यन की ओर देखा और बड़ी विनम्रता से कहा, सर, गाड़ियां बाहर तैयार हैं। आपका नया घर, आपकी नई पहचान और आपके पिता का अधूरा सपना आपका इंतजार कर रहा है। अब यहाँ रुककर अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। आर्यन बैंक से बाहर निकला तो वही गार्ड्स जो उसे धक्का दे रहे थे अब जमीन तक झुककर उसे सलाम कर रहे थे। वो रोल्स रॉयस की पिछली सीट पर बैठा, जहाँ की कोमलता उसे अपनी टपरी के उस सख्त तख्ते की याद दिला रही थी जिस पर उसने 5 साल काटे थे। गाड़ी जब शहर की सड़कों से गुजरी तो आर्यन ने उस रास्ते की ओर देखा जो उसके पुराने घर की ओर जाता था, जहां तान्या अब कबीर के साथ जश्न मना रही होगी। उसने अपनी जेब से वो पुराना बटुआ निकाला जिसमें तान्या की एक छोटी सी फोटो थी। उसने उस फोटो को देखा और फिर उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। आरूही, आर्यन ने पहली बार अधिकार के साथ कहा। जी सर, आरूही ने उत्तर दिया। मुझे इस शहर का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया नेटवर्क चाहिए। मैं चाहता हूं कि कल सुबह जब दुनिया अपनी आंखें खोले तो उन्हें केवल एक ही नाम सुनाई दे, आर्यन सिंघानिया। और हाँ, तान्या और कबीर की कंपनी मल्होत्रा एंटरप्राइज पर नजर रखो। उनकी हर डील, हर बैंक लोन और हर इन्वेस्टर की लिस्ट मुझे शाम तक चाहिए। आरूही के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आई। उसे खुशी थी कि शेर अब जाग चुका था। गाड़ी अब सिंघानिया पैलेस के मुख्य द्वार में प्रवेश कर रही थी, जो 50 एकड़ में फैला एक आधुनिक किला था। आर्यन ने जब उस विशाल महल को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास अब इतनी ताकत है कि वो किसी की भी किस्मत बना सकता है या बिगाड़ सकता है। उसने मन ही मन तान्या को संबोधित करते हुए कहा, तान्या, तुमने कहा था कि मेरी 200 रुपए की दिहाड़ी से तुम्हारी चप्पल नहीं आती। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब मैं अपनी जेब ढीली करता हूँ तो तुम्हारी जैसे लोगों के साम्राज्य बिक जाते हैं। भाग 2 का अंत आर्यन के इस नए और कठोर संकल्प के साथ हुआ, जहां वो अपनी गरीबी को पीछे छोड़कर प्रतिशोध और शक्ति के एक नए अध्याय में कदम रख चुका था। रोल्स रॉयस के टायर जब सिंघानिया पैलेस के विशाल ग्रेनाइट पोर्टिको पर थमे तो एक पल के लिए आर्यन को लगा कि वो किसी सपने के भीतर जी रहा है। गाड़ी का दरवाजा एक सफेद दस्ताने पहने दरबान ने खोला। आर्यन जैसे ही बाहर निकला, दर्जनों नौकरों ने एक साथ झुककर उसका स्वागत किया। स्वागत है चेयरमैन साहब। आर्यन ने चारों ओर देखा। ये घर नहीं बल्कि वास्तुकला का एक अजूबा था। ऊंची छतें, इतालवी संगमरमर का फर्श और दीवारों पर टंगी बेशकीमती पेंटिंग्स, ये सब अब उसका था। आरोही मेहरा उसके पीछे पीछे चल रही थी, जो उसे महल के हर कोने से रूबरू करा रही थी। वो उसे एक विशाल अध्ययन कक्ष, स्टडी रूम में ले गई, जिसकी खिड़की से पूरा शहर दिखाई देता था। आरोही ने मेज पर एक चांदी की ट्रे रखी जिसमें दर्जनों फाइलें और एक अत्याधुनिक टैबलेट था। उसने गंभीरता से कहा, सर, ये समय भावनाओं में बहने का नहीं बल्कि अपनी सल्तनत को समझने का है। सिंघानिया ग्लोबल इंडस्ट्रीज का नेटवर्क 50 से अधिक देशों में फैला है। हमारे पास शिपिंग, रियल एस्टेट और टेक सेक्टर की 22 सहायक कंपनियां हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल सुबह 11 बजे एनुअल पार्टनरशिप समिट है। इस मीटिंग में वे सभी छोटी कंपनियां आएंगी जिन्हें हम फंड करते हैं या जिनके साथ हमारा जॉइंट वेंचर है। आर्यन की नजरें फाइलों के बीच एक खास नाम पर जाकर टिक गईं, मल्होत्रा एंटरप्राइज। आर्यन ने फाइल उठाई और उसे ध्यान से पढ़ने लगा। उसे पता चला कि कबीर मल्होत्रा की कंपनी पिछले 6 महीनों से घाटे में चल रही थी। कबीर ने अपनी साख बचाने के लिए और एक नए लग्जरी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए सिंघानिया ग्लोबल से 500 करोड़ रुपए के निवेश की मांग की थी। तान्या, जो अब कबीर की बिजनेस पार्टनर और होने वाली पत्नी थी, इस डील के लिए जी जान से जुटी हुई थी। वो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि जिस सिंघानिया साहब के सामने वो कल झोरी फैलाने वाले हैं, वो वही शख्स है जिसे उन्होंने कल रात सड़क पर धक्के देकर निकाला था। आर्यन के चेहरे पर एक बर्फीली मुस्कान आई। उसने आरोही से पूछा, मल्होत्रा एंटरप्राइज की वित्तीय स्थिति की गहराई क्या है? आरोही ने टैबलेट पर कुछ ग्राफ दिखाए। सर, वो पूरी तरह से हमारे भरोसे हैं। अगर कल की डील कैंसिल होती है तो कबीर मल्होत्रा अगले 48 घंटों में दिवालिया घोषित हो जाएगा। उसके पास इन्वेस्टर को देने के लिए पैसे नहीं हैं और बैंकों ने पहले ही उसकी संपत्तियों को गिरवी रख रखा है। तान्या रायजादा, जो आपकी पत्नी, माफ कीजिएगा, पूर्व पत्नी है, उसने इस डील के लिए अपनी पूरी साख दांव पर लगा दी है। आर्यन ने फाइल बंद की और खिड़की की ओर मुड़ गया। उसने नीचे सड़क पर जलती लाइटों को देखा और उसे याद आया कि कैसे वो तान्या के लिए एक एक रुपया जोड़ता था ताकि वो अपने ऑफिस में अच्छी दिख सके। उसने तान्या को वो सब कुछ दिया जो वो दे सकता था, लेकिन तान्या को सब कुछ नहीं बल्कि सबसे ज्यादा चाहिए था,
अगले कुछ घंटे आर्यन ने खुद को तैयार करने में बिताए। उसने दुनिया के सबसे बेहतरीन दर्जी से सिला हुआ 3 पीस सूट पहना। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे वो पुराना आर्यन कहीं नजर नहीं आया। उसकी आंखों की मासूमियत की जगह अब एक अनुभवी शिकारी की चमक थी। उसने अपने पिता राजेंद्र सिंघानिया की तस्वीर की ओर देखा जो दीवार पर टंगी थी। तस्वीर में राजेंद्र सिंघानिया की आंखों में वही दृढ़ता थी जो अब आर्यन महसूस कर रहा था। उसने तस्वीर के सामने सिर झुकाया और कहा, पिताजी, आपने जो साम्राज्य खड़ा किया उसे मैं बिखरने नहीं दूंगा, और जिन्होंने इस नाम का अपमान किया उन्हें मैं चैन से सोने नहीं दूंगा। तभी आरोही ने कमरे में प्रवेश किया। उसके हाथ में एक छोटी सी काली डायरी थी। सर, आपने तानिया के बारे में जो जानकारी मांगी थी वो यहाँ है। तानिया और कबीर कल रात एक बहुत बड़े क्लब में अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। वे मान चुके हैं कि कल की डील पक्की है। कबीर ने तानिया को एक हीरा उपहार में दिया है जिसे खरीदने के लिए उसने कंपनी के रिजर्व फंड से पैसे निकाले हैं। उन्हें लग रहा है कि कल सिंघानिया ग्लोबल से मिलने वाला पैसा सब कुछ ठीक कर देगा। आर्यन ने डायरी ली और उसके पन्ने पलटे। उसमें तानिया की कुछ तस्वीरें थीं जिनमें वो कबीर के साथ हंस रही थी। आर्यन ने महसूस किया कि अब उसे दुख नहीं हो रहा था, बल्कि उसे तानिया की मूर्खता पर दया आ रही थी। आर्यन ने आरोही को आदेश दिया, कल की मीटिंग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने चाहिए। मैं चाहता हूं कि तानिया और कबीर को हॉल के सबसे प्रमुख स्थान पर बिठाया जाए। उन्हें लगना चाहिए कि वे हमारे सबसे खास मेहमान हैं। उन्हें उम्मीद की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाओ, क्योंकि वहां से गिरने का दर्द सबसे ज्यादा होता है। आरोही ने सहमति में सिर हिलाया। उसने आर्यन को बताया कि शहर के सभी बड़े मीडिया हाउस को भी बुलाया गया है, क्योंकि सिंघानिया साम्राज्य के नए वारिस का उद्घाटन एक ऐतिहासिक घटना होगी। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन आर्यन की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो महल की छत पर चला गया। वहां से पूरा शहर एक बिसात की तरह लग रहा था। उसने सोचा कि कैसे कल तक वो 10 रुपए के कुल्हड़ के लिए लोगों की खुशामद करता था और आज वो अरबों के फैसले लेने वाला था। उसने अपने गले में लटके उस लॉकेट को छुआ। उसे याद आया कि बचपन में उसके पिता उसे छोटा शेर कहते थे। आज वो शेर वाकई अपने जंगल में वापस आ गया था। उसने ठंडी हवा में सांस ली और महसूस किया कि शक्ति क्या होती है। शक्ति केवल पैसा नहीं है, शक्ति वो क्षमता है जिससे आप किसी के घमंड को धूल में मिला सके। सुबह हुई तो आर्यन पूरी तरह से एक नए अवतार में था। उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। उसने नाश्ते की मेज पर आरोही के साथ अंतिम रणनीति पर चर्चा की। आरोही ने उसे बताया कि तानिया ने सुबह सुबह उसे 3 बार कॉल किया था, ये कंफर्म करने के लिए कि चेयरमैन साहब मीटिंग में आएंगे या नहीं। तानिया को बताया गया कि चेयरमैन खुद डील साइन करेंगे। आर्यन मुस्कुराया। उसने अपनी चाय का घूंट भरा और कहा, आरोही, क्या तुम्हें पता है कि शिकार में सबसे मजेदार हिस्सा क्या होता है? वो क्षण जब शिकार को लगता है कि वो सुरक्षित है, ठीक उसी पल जब शिकारी का पंजा उसके गले पर होता है। आर्यन ने महल छोड़ने से पहले अपनी उस पुरानी फटी हुई पोटली को देखा जिसे वो कल लेकर आया था। वो उसे फेंकने के बजाय एक सुरक्षित अलमारी में रख दिया। वो चाहता था कि वो हमेशा याद रखे कि वो कहां से आया है। वो नहीं चाहता था कि पैसा उसे तानिया जैसा बना दे, अंधा और संवेदनहीन। वो एक न्यायप्रिय राजा बनना चाहता था, लेकिन उस न्याय की शुरुआत प्रतिशोध से होनी थी। जैसे ही उसकी गाड़ियों का काफिला सिंघानिया ग्लोबल के हेडक्वार्टर्स की ओर बढ़ा, आर्यन ने खिड़की का शीशा नीचे किया। उसने देखा कि लोग उसकी गाड़ी को हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। उसे एहसास हुआ कि आज के बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी। अब वो एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था था। उसने अपने कोट का बटन बंद किया और खुद को तैयार किया। आज की मीटिंग केवल एक बिजनेस मीटिंग नहीं थी, ये आर्यन के पुनर्जन्म का उत्सव था। वो जानता था कि कुछ ही घंटों में तानिया के पैरों तले की जमीन खिसकने वाली है और वो उस दृश्य का एक एक पल अपनी आंखों में कैद करना चाहता था। मीटिंग हॉल के बाहर मीडिया का जमावड़ा था। कैमरों की फ्लैशलाइटें चमक रही थी। आर्यन को एक गुप्त रास्ते से सीधे चेयरमैन के प्राइवेट चेंबर में ले जाया गया। आरोही ने उसे बताया, सर, मेहमान आ चुके हैं। तानिया और कबीर फ्रंट रो में बैठे हैं। वे बहुत उत्साहित दिख रहे हैं। आर्यन ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया। उसने मॉनिटर पर हॉल की लाइव फीड देखी। तानिया मुस्कुरा रही थी और कबीर से कुछ बात कर रही थी। वो वाकई बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन आर्यन को अब उसकी सुंदरता के पीछे छिपा हुआ खोखलापन साफ दिखाई दे रहा था। उसने माइक की टेस्टिंग की और आरोही की ओर इशारा किया। खेल शुरू होने वाला था। भाग 3 का अंत आर्यन के इस शांत लेकिन भयानक दृढ़ संकल्प के साथ हुआ कि आज वो दुनिया को दिखाएगा कि एक चाय वाला जब सिंघानिया बनता है तो इतिहास कैसे बदलता है। सिंघानिया ग्लोबल इंडस्ट्रीज का मुख्य सभागार आज किसी आधुनिक किले जैसा प्रतीत हो रहा था। यहाँ की दीवारों पर जड़े महंगे ओक के पैनल और छत से लटके विशाल क्रिस्टल झूमरों की रोशनी नीचे बैठे लोगों के चेहरों पर एक कृत्रिम चमक बिखेर रही थी। हॉल की हवा में एक अजीब सी भारीपन और उत्सुकता घुली हुई थी।
शहर के सबसे प्रभावशाली व्यापारी, विदेशी निवेशक और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के प्रतिनिधि अपनी अपनी सुरक्षित सीटों पर आसीन थे। सबकी निगाहें मंच पर लगे उस विशाल स्क्रीन पर टिकी थीं, जिस पर नीले और सुनहरे रंगों में सिंघानिया ग्लोबल का लोगो राजसी ढंग से चमक रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा हलचल और आत्मविश्वास अग्रिम पंक्ति में बैठे तानिया और कबीर मल्होत्रा के चेहरे पर था। वे दोनों इस तरह बैठे थे जैसे ये पूरा आयोजन उन्हीं के स्वागत और उनके भविष्य के राजाभिषेक के लिए किया गया हो। तानिया ने आज गहरे लाल रंग का एक डिजाइनर सिल्क गाउन पहना था, जिसकी कीमत शायद किसी आम आदमी की साल भर की कमाई के बराबर थी। उसके गले में वो कीमती हीरा रह रहकर रोशनी को परावर्तित कर रहा था, जिसे कबीर ने मल्होत्रा एंटरप्राइज के गिरते हुए रिजर्व फंड से केवल दिखावे के लिए खरीदा था। तानिया बार बार अपने महंगे क्लच को सहला रही थी और अपने फोन के फ्रंट कैमरे में अपना चेहरा देख रही थी। उसने कबीर की ओर झुककर धीमी आवाज में पूछा, कबीर, क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि नए चेयरमैन सीधे हमसे बात करेंगे? मैंने सुना है कि राजेंद्र सिंघानिया के वारिस बहुत ही रहस्यमयी और सख्त स्वभाव के हैं। कहीं वे हमारी कंपनी के पिछले घाटे को लेकर सवाल तो नहीं उठाएंगे? कबीर ने बड़े गर्व से अपने कोट के कॉलर ठीक किए और एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, चिंता मत करो तान्या, बिजनेस भावनाओं से नहीं, आंकड़ों से चलता है। हम उन्हें एक ऐसा प्रॉफिट मॉडल दिखाएंगे कि वे चाहकर भी मना नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी सिंघानिया ग्लोबल को इस नए प्रोजेक्ट के लिए हमारी जैसे युवा और डायनामिक पार्टनर्स की ज़रूरत है। आज की ये डील हमारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट है। आज के बाद मल्होत्रा एंटरप्राइज का नाम दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में शुमार होगा। वो फटीचर आर्यन अब हमारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं रहेगा। वे दोनों अपनी ही काल्पनिक सफलता के नशे में चूर थे, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि मंच के ठीक पीछे बने एक सुरक्षित प्राइवेट चेंबर में आर्यन उन्हें लाइव स्क्रीन पर देख रहा था। आर्यन ने अपने काले सूट की आस्तीन को बहुत धीरे से ठीक किया। उसने देखा कि कैसे तान्या उसी अहंकार के साथ हंस रही थी जिसे उसने कल रात अपनी पुरानी टपरी के पास देखा था। उसकी हंसी में वही चुभन थी जो कल उसके दिल को छलनी कर गई थी। उसे याद आया कि कैसे तान्या ने उसे घर से निकालते समय कहा था कि उसकी औकात सड़क के किनारे पड़े पत्थर जैसी है। आज वही पत्थर एक पहाड़ बनकर उसके सामने खड़ा होने वाला था। आरोही मेहरा कमरे में प्रवेश करी। उसके हाथ में एक डिजिटल टैबलेट था जिस पर मीटिंग का पूरा एजेंडा खुला था। उसने बहुत ही शांत और सम्मानजनक स्वर में कहा, सर, मंच तैयार है, हॉल खचाखच भरा हुआ है और दुनिया आपकी एक झलक पाने के लिए बेताब है। तानिया और कबीर बहुत बेचैन दिख रहे हैं। शायद उन्हें लग रहा है कि ये देरी उनके महंगे समय की बर्बादी है। आर्यन ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखों पर वो महंगा काला चश्मा चढ़ाया और बहुत ही ठंडे स्वर में कहा, चलो आरोही, दुनिया को उनका नया चेयरमैन सौंपने का वक्त आ गया है। शिकार खुद चलकर जाल के केंद्र में आ बैठा है। जैसे ही सभागार के भारी महागनी दरवाजे खुले और सुरक्षा कर्मियों का एक विशाल दस्ता अंदर दाखिल हुआ, पूरे हॉल में बिजली सी दौड़ गई। मीडिया के कैमरों की फ्लैश लाइटें पागलपन की हद तक चमकने लगी। मंच पर लगी स्क्रीन अचानक बदली और उस पर राजेंद्र सिंघानिया की एक भव्य तस्वीर उभर आई। आरोही मेहरा ने मंच पर कदम रखा और माइक संभालते हुए अपनी प्रभावशाली आवाज में कहा, देवियों और सज्जनों, आपका धैर्य सराहनीय है। आज सिंघानिया साम्राज्य एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। हमारे संस्थापक स्वर राजेंद्र सिंघानिया जी की विरासत अब उनके असली और इकलौते वारिस के हाथों में सुरक्षित है। मैं बड़े गर्व और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी सिंघानिया ग्लोबल इंडस्ट्रीज के नए चेयरमैन और मालिक मिस्टर आर्यन सिंघानिया को। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट और फुसफुसाहट से गूंज उठा। आर्यन धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। उसकी चाल में वो कल वाली थकावट नहीं, बल्कि एक राजसी गरिमा और अजेय शक्ति थी। जैसे ही वो मंच के तेज रोशनी के नीचे आया और अपना चश्मा धीरे से उतारा, तानिया की नजरें उस पर जम गईं। शुरुआत में उसे लगा कि ये आंखों का धोखा है। शायद तेज रोशनी की वजह से उसे कोई और चेहरा दिख रहा है। उसने अपनी आंखें जोर से बंद की और फिर खोली। कबीर भी अपनी सीट पर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह जम गया था। उसके हाथ में पकड़ा हुआ पानी का ग्लास कांपने लगा। नहीं, यह असंभव है। ये वही चाय बेचने वाला भिखारी है। तानिया के गले से आवाज बहुत मुश्किल से निकली, जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। कबीर ने हकलाते हुए बगल में बैठे सुरक्षा गार्ड से कुछ पूछना चाहा, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। आर्यन ने मंच पर खड़े होकर सीधे तानिया की आंखों में झांका। उसकी उन ठंडी और बेधनी वाली नजरों ने तानिया के सारे कृत्रिम आत्मविश्वास को एक ही पल में राख कर दिया। आर्यन ने माइक हाथ में लिया और पूरी सभा को संबोधित किया, लेकिन उसके शब्द केवल तानिया और कबीर के कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसने कहा,
नमस्कार, मेरा नाम आर्यन सिंघानिया है। कल शाम तक मेरी पहचान एक मामूली चाय बेचने वाले की थी। लोग मुझे भिखारी, निकम्मा और समाज का बोझ कहकर पुकारते थे। मुझे उस घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया जिसे मैंने अपने खून पसीने के एक एक कतरे से सींचा था, केवल इसलिए क्योंकि मेरी जेब में चंद सिक्के थे और मेरे पास दिखाने के लिए कोई रुतबा नहीं था। पूरे हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि लोगों को अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। तानिया का चेहरा अब सफ़ेद नहीं बल्कि पीला पड़ चुका था। उसे लग रहा था कि वो एक गहरे गड्ढे में गिर रही है। आर्यन ने अपनी बात जारी रखी और उसकी आवाज़ अब और भी अधिक कठोर हो गई। आज यहाँ कई लोग अपनी किस्मत को एक नया मोड़ देने आए हैं। हमारे पास निवेश के लिए कई प्रस्ताव हैं। उसने मेज़ पर रखी एक फाइल को हाथ में लिया और उसे हवा में लहराते हुए कहा, इस फाइल में एक कंपनी का नाम सबसे ऊपर है, मल्होत्रा एंटरप्राइज। कबीर मल्होत्रा और उनकी पार्टनर तानिया रायजादा को सिंघानिया ग्लोबल से 500 करोड़ रुपए का फंड चाहिए ताकि वे अपने कर्जदारों का मुंह बंद कर सकें और अपनी डूबती साख बचा सकें। ये सुनते ही हॉल में मौजूद अन्य निवेशकों के बीच कानाफूसी का तूफान आ गया। कबीर मल्होत्रा की इज्जत के परखच्चे उड़ रहे थे। कबीर अब और सहन नहीं कर पाया। वो अपनी सीट से पागलों की तरह खड़ा हुआ और चिल्लाया, ये सब बकवास है। आर्यन, तुम एक जालसाज हो। तुम अपनी गरीबी का बदला लेने के लिए ये नाटक कर रहे हो। सिक्योरिटी, इसे मंच से उतारो। लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने कबीर को ही पीछे से दबोच लिया। आर्यन मंच से नीचे उतरा और बहुत ही धीमी गति से चलते हुए ठीक तानिया के सामने जाकर खड़ा हो गया। तानिया की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नजरें मिला सके। उसका सिर शर्म और डर से झुक गया था। आर्यन ने झुककर उसके कान के पास बहुत ही शांत लेकिन बर्फीली आवाज में कहा, तानिया, तुमने कल कहा था कि मेरी 200 रुपए की दिहाड़ी से तुम्हारी एक ब्रांडेड चप्पल भी नहीं आ सकती। आज इस मेरे एक पेन की स्याही तुम्हारी पूरी कंपनी, तुम्हारे इस नए पार्टनर और तुम्हारी इस झूठी शान को सड़क पर ला सकती है। अब बताओ तानिया, अब किसकी औकात कहाँ है? तानिया के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आर्यन को उन आंसुओं में कोई दर्द नहीं बल्कि केवल हार की कड़वाहट दिखी। आर्यन वापस मंच पर गया और बिना किसी भाव के आरोही की ओर इशारा किया। आरोही ने आधिकारिक दस्तावेज खोलते हुए घोषणा की, चेयरमैन आर्यन सिंघानिया के स्पष्ट आदेशानुसार मल्होत्रा एंटरप्राइज के साथ होने वाली सभी व्यापारिक वार्ताओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। इतना ही नहीं, सिंघानिया ग्लोबल इंडस्ट्रीज उन सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सूचित कर रही है कि कबीर मल्होत्रा की कंपनी अब हमारी किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है और उनकी साख शून्य मानी जाए। ये घोषणा कबीर और तानिया के लिए किसी परमाणु हमले से कम नहीं थी। कबीर फर्श पर बैठ गया। उसे समझ आ गया कि कल सुबह तक उसके पास रहने को घर भी नहीं बचेगा। तानिया ने एक अंतिम हताश कोशिश की। वो दौड़कर मंच की सीढ़ियों तक पहुंची और सुरक्षा घेरे के बीच से चिल्लाई, आर्यन, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। हम ये सब आपस में बैठकर सुलझा सकते हैं। वो कबीर ने मुझे गुमराह किया था। उसने मुझे झूठ बोला था। मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। आर्यन ने अपने पीठ उसकी तरफ कर ली और बिना मुड़े केवल इतना कहा, मैडम, आप भूल रही हैं, वो आर्यन कल रात की बारिश में कहीं खो गया। यहाँ केवल सिंघानिया ग्लोबल का चेयरमैन है, जिसे अपने साम्राज्य से कचरा साफ करना बखूबी आता है। सुरक्षाकर्मी, इन्हें सम्मानपूर्वक बाहर का रास्ता दिखाएं। सुरक्षाकर्मियों ने तानिया और कबीर को घसीटते हुए मुख्य द्वार से बाहर निकाल दिया। जाते जाते तानिया की नजर उस विशाल स्क्रीन पर पड़ी जहां आर्यन का नाम सिंघानिया साम्राज्य के अधिपति के रूप में चमक रहा था। वो वही शख्स था जिसके लिए कल उसने चाय का कुल्हड़ तक नसीब नहीं होने दिया था। हॉल के भीतर अब आर्यन के पास उन लोगों की लाइन लग गई थी जो कल तक उसे इंसान भी नहीं समझते थे। लेकिन आर्यन का मन अब शांत था। उसने प्रतिशोध की अग्नि को शांत कर लिया था और अब वो इस ताकत का उपयोग निर्माण के लिए करने वाला था। भाग 4 का अंत आर्यन के उस एकांत क्षण के साथ हुआ जहां उसने खिड़की से दूर तानिया को सड़क पर रोते हुए देखा और धीरे से अपनी पुरानी डायरी का एक पन्ना फाड़कर हवा में उड़ा दिया। सभागार का वो भारी शोर अब शांत हो चुका था। तानिया और कबीर के चीखने की आवाजें गलियारों में दम तोड़ चुकी थीं। हॉल में मौजूद अन्य बिजनेस लीडर्स और मीडिया के लोग अब आर्यन को एक नई दृष्टि से देख रहे थे। ये दृष्टि केवल सम्मान की नहीं बल्कि भय मिश्रित प्रशंसा की थी। आर्यन मंच पर अकेला खड़ा था। उसकी परछाई पॉलिश किए हुए फर्श पर लंबी और गहरी लग रही थी। उसने महसूस किया कि प्रतिशोध का स्वाद शुरुआत में मीठा होता है, लेकिन अंत में ये एक खालीपन छोड़ जाता है। उसे वो आर्यन याद आया जो सुबह 4 बजे उठकर कोयले की अंगीठी जलाता था और ग्राहकों को मुस्कुराहट के साथ चाय देता था। उस आर्यन के पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास सुकून था।
आज उसके पास साम्राज्य था, पर सुकून कहीं पीछे छूट गया था। आरोही मेहरा उसके पास आई और बहुत ही कोमल स्वर में कहा, सर, शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सब तैयार हैं। तानिया और कबीर की कंपनी के पतन की खबर आग की तरह फैल चुकी है। उनके शेयर 0 पर आ गए हैं। क्या आप अभी भी उनके खिलाफ कोई और कानूनी कार्रवाई चाहते हैं? आर्यन ने खिड़की से बाहर डूबते हुए सूरज को देखा, जिसकी लालिमा शहर की ऊंची इमारतों पर बिखर रही थी। उसने धीरे से कहा, नहीं आरोही, गिरे हुए को और गिराना मेरा मकसद नहीं है। उन्हें उनकी औकात का एहसास हो गया है, यही उनकी सबसे बड़ी सजा है। अब हमें उस ओर ध्यान देना है जिसे पिताजी ने अधूरा छोड़ दिया था। अगले कुछ दिनों में आर्यन ने खुद को काम के बोझ तले दबा लिया। उसने सिंघानिया ग्लोबल इंडस्ट्रीज के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। उसने एक नई नीति लागू की, द टैलेंट ओवर स्टेटस पॉलिसी। उसने घोषणा की कि अब से उसकी कंपनी केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स को फंड करेगी जहां उद्यमी के पास हुनर होगा, चाहे उसके पास बैंक बैलेंस हो या ना हो। उसने शहर के बीचों बीच एक विशाल इंक्यूबेशन सेंटर खोला, जिसका नाम उसने अपने पिता की याद में राजेंद्र मेमोरियल हब रखा। यहाँ उन युवाओं को जगह दी गई जिनके पास शानदार आइडियाज थे, लेकिन निवेश के नाम पर तानिया जैसे लोग उनका मजाक उड़ाते थे। एक शाम जब आर्यन अपने कार्यालय में देर तक काम कर रहा था, गार्ड ने आकर सूचना दी कि कोई महिला उससे मिलना चाहती है। आर्यन को लगा शायद कोई बिजनेस पार्टनर होगी, लेकिन जब दरवाजा खुला तो सामने तानिया खड़ी थी। उसके कपड़े साधारण थे, आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसके चेहरे का वो पुराना गुरूर गायब हो चुका था। अब वो एक सफल सीईओ नहीं, बल्कि एक हारी हुई औरत लग रही थी। आर्यन अपनी कुर्सी से नहीं उठा, उसने केवल अपनी नजरें फाइल से हटाईं और उसकी ओर देखा। तानिया ने कांपती आवाज में कहा, आर्यन, मैं यहाँ तुमसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ, मैं बस माफी मांगने आई हूँ। कबीर ने मुझे छोड़ दिया है। जैसे ही उसे पता चला कि मेरे पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं बची, उसने मुझे धोखा दे दिया है। आज मेरे पास रहने को छत भी नहीं है। मुझे समझ आ गया है कि तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया था। मैंने उस सोने को मिट्टी समझकर फेंक दिया जो मेरी पूरी जिंदगी रोशन कर सकता था। आर्यन ने उसे शांत सुना और फिर बहुत ही सधे हुए शब्दों में कहा, तानिया, तुमने माफी मांगने में बहुत देर कर दी और तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी है, बल्कि अपनी बदहाली से तंग आकर यहाँ आई हो। अगर आज मल्होत्रा एंटरप्राइज सफल होती तो क्या तुम यहाँ होती? नहीं। तानिया फूट फूट कर रोने लगी। वो आर्यन के मेज के पास आई और गिड़गिड़ाने लगी, मुझे एक मौका दे दो आर्यन, मैं तुम्हारी कंपनी में एक मामूली क्लर्क बनकर काम कर लूंगी। मुझे बस सिर छुपाने की जगह चाहिए। आर्यन उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने बिना मुड़े कहा, तानिया, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता, क्योंकि जो इंसान अपने जीवन साथी की गरीबी का सम्मान नहीं कर सका, वो मेरी कंपनी के मूल्यों को कभी नहीं समझ पाएगा। लेकिन मानवता के नाते मैंने तुम्हारे नाम पर एक छोटा सा ट्रस्ट फंड बनाया है। उससे तुम्हें महीने का इतना पैसा मिल जाएगा कि तुम एक सम्मानजनक जीवन जी सको। पर याद रखना, अब मेरी और तुम्हारी राहें कभी नहीं मिलेंगी। अब तुम जा सकती हो। तानिया को समझ आ गया कि उसने क्या खोया है। वो भारी कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। आर्यन ने एक लंबी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली और उसके आखिरी खाली पन्ने पर लिखा, पैसा हाथ की मैल है, लेकिन चरित्र आत्मा का गहना है। अगले दिन आर्यन ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उसने अपनी संपत्ति का 25% हिस्सा उन छोटे चाय वालों, रेहड़ी पटरी वालों और दिहाड़ी मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए दान कर दिया। उसने खुद जाकर उन गलियों का दौरा किया जहां वो कभी चाय बेचा करता था। जब वो अपनी पुरानी टपरी के पास पहुंचा तो वहां एक नया लड़का चाय बेच रहा था। आर्यन ने अपनी महंगी गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरा। उसने उस लड़के से एक कप चाय मांगी। लड़का उसे पहचान नहीं पाया। जब आर्यन ने चाय पी तो उसे वही पुराना स्वाद महसूस हुआ। उसने उस लड़के को 1 लाख रुपए का चेक थमाया और कहा, इसे अपनी दुकान को बड़ा करने में लगाना, लेकिन कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। वो लड़का हक्का बक्का रह गया, लेकिन आर्यन के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। आरोही मेहरा, जो इस पूरे सफर में आर्यन की सबसे बड़ी ताकत बनी रही थी, अब केवल उसकी कर्मचारी नहीं थी। आर्यन ने उसकी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता को देखते हुए उसे कंपनी का मैनेजिंग पार्टनर बना दिया। उनके बीच एक गहरी समझ विकसित हो गई थी। एक शाम पैलेस के बगीचे में टहलते हुए आरोही ने पूछा, सर, अब आपका अगला लक्ष्य क्या है? आपने तो सब कुछ हासिल कर लिया है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए आकाश के तारों की ओर देखा और कहा, आरोही, सफलता का मतलब शिखर पर पहुंचना नहीं है, बल्कि शिखर पर पहुंचने के बाद नीचे खड़े लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर खींचना है। पिताजी ने मुझे संपत्ति दी थी, लेकिन जीवन ने मुझे अनुभव दिया। अब मेरा लक्ष्य सिंघानिया साम्राज्य को दुनिया की सबसे दयालु कंपनी बनाना है।
कहानी का समापन एक भव्य दृश्य के साथ होता है। सिंघानिया ग्लोबल इंडस्ट्रीज की नई इमारत का उद्घाटन हो रहा है। मंच पर आर्यन सिंघानिया खड़ा है। उसके पास अब दुनिया की हर विलासिता है, लेकिन उसके पैर अभी भी जमीन पर है। उसने अपने भाषण में कहा, याद रखें, कपड़े आपकी औकात तय नहीं करते, आपकी सोच तय करती है। कल मैं एक चाय वाला था, आज मैं चेयरमैन हूँ, लेकिन मेरी आत्मा आज भी उसी टपरी पर बैठी है जहाँ मैंने इंसानियत का असली पाठ सीखा था। तानिया को शहर के एक कोने में एक छोटी सी नौकरी मिल गई थी। वो अक्सर टीवी पर आर्यन की खबरें देखती थी और अपनी किस्मत पर रोती थी। उसे अब समझ आ गया था कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन किसी का विश्वास जीतना और उसे बनाए रखना सबसे कठिन काम है। कबीर मल्होत्रा धोखाधड़ी के आरोप में जेल जा चुका था, जहां उसकी अमीरी का अहंकार हर दिन टूट रहा था। आर्यन ने पैलेस की उस अलमारी को खोला जहां उसने अपनी पुरानी फटी हुई पोटली रखी थी। उसने उसे निकाला और उसके साथ अपने पिता की तस्वीर को रख दिया। उसने महसूस किया कि उसका जीवन अब पूर्ण है। उसने न केवल बदला लिया था, बल्कि खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में स्थापित किया था। सिंघानिया साम्राज्य अब केवल एक व्यापारिक घराना नहीं था, वो आशा का प्रतीक बन चुका था। आर्यन सिंघानिया की कहानी उन करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो गरीबी और तिरस्कार के अंधकार में जी रहे थे। रात की खामोशी में आर्यन ने अपनी आंखें मूंद ली और पहली बार उसे एक गहरी और सुकून भरी नींद आई। उसे पता था कि कल की सुबह और भी उज्जवल होगी, क्योंकि अब वो अपनी शर्तों पर नहीं, बल्कि अपनी मानवता की शर्तों पर जी रहा था।